नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन, खतरनाक, ताबड़तोड़ टॉपिक आप देखते हैं जिसको बोला जाता है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए और इस बार टॉप का टीम चले, माइंड में एम चले, ये बात क्लियर तरीके से कह दी गई हमारे एसएससी के द्वारा कि भैया अब की बार बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आएंगे आपके एग्जाम में, जो कि बार बार रिपीटेटिवली आपको देखने को मिल रहा है। मैं क्लियर तौर पर आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में और आपके दिल्ली पुलिस में, इवन आपके एनटीपीसी जैसे एग्जामिनेशंस में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो यूजुअल देखने को नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में 2025 के अंतर्गत इन सभी एग्जाम से रिलेटेड और अपडेटेड कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है कि बीएनएस का क्वेश्चन अगर 2025 में किसी भी एग्जाम में आया है तो इस वीडियो के अंदर कवर होने जा रहा है। शुरुआती तौर पर मैं क्या करूंगा, जो भी लेटेस्ट एग्जाम आपके हुए हैं जैसे सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, ये जो एग्जाम्स हुए हैं पहले इनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सीजीएल के क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन याद रखना 2025 के बेस्ड क्वेश्चंस है, आर पार के सवाल है। जो बच्चा पेपर देखे आए वो खुद जान जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि आप खुद देखिए और जानिए, वही चीज यहां पर चलेगी। लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको रिलेटिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो जरूरी होंगे, आगे एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस होंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें तो पूरी वीडियो चाहिए, तो वो भी बता देना, वो भी मिलेगी। और ना सिर्फ इसके अंदर मैं आपको बीएनएस, बीएनएसएस कराऊंगा, बाकी जीएस के सब्जेक्ट जो होंगे वो भी ताबड़तोड़ भौकाल तरीके से आपको इसी डिस्कसिव फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे विद क्वेश्चंस। अब की बार आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। मींस के लिए परिपूर्ण क्लास है, ये भी आप याद रखना। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने फेंक के मारा गया। एक तो होता सवाल देना, एक होता सवाल फेंक के मारना, वही चीज की है। वन ऑफ द की टेक्निकल शिफ्ट इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। भारत में नागरिक जो आपकी सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है, मैं आपको बता दूं ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है? देखो बीएनएस क्या होता है, बीएनएस आपको ये बताता है अपराध क्या है, भारतीय न्याय संहिता आपको ये बताता है अपराध क्या है। लेकिन उस अपराध की सजा मिलने से या अपराध का अपराधी घोषित होने से और सजा मुक्ति होने तक का जो सफर होता है वो बीएनएसएस के माध्यम से कवर होता है। मतलब एक अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस वाले का काम क्या होता है, अरेस्ट करते समय उसका क्या मुंह पे मार सकते हैं, नहीं मार सकते, पकड़ने के लिए हथकड़ी डालें, कैसे डालें, पकड़ के लाके कहां बिठाएं, क्यों बिठाएं, भग गया तो क्या करेंगे, ये सब चीजें आपको बीएनएसएस के अंदर आपको देखने को मिलती हैं कि बीएनएसएस के अंदर प्रमुख तकनीकी बदलावों में से एक निम्नलिखित में से किस प्रणाली का परिचय है। क्या एआई बेस्ड ट्रायल जजमेंट जनरेशन है? क्या एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो मुकदमे का निर्णय ले ले हैं? इतना तो जनरेट हुआ ही नहीं है एआई, ठीक है। आज चैट जीपीटी फोटो बनाने में समोसे का तमोसा बना देता है, आज नहीं, इतना तो डेवलप नहीं है। ड्रोन बेस्ड क्राइम सीन स्कैनिंग चल रही है। क्या ड्रोन भेजा जाता है क्या कि हाँ भाई ड्रोन जाएगा, वो स्कैन करके लेके आएगा? ये कोई हॉलीवुड की स्काई-फाई मूवी थोड़ी चल रही है भैया, ऐसे थोड़ी हो रहा है। वर्चुअल ट्रायल ओनली कोर्ट, हाँ सभी अपराधों के लिए केवल वर्चुअल कोर्ट है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअल कोर्ट सम डिसीजंस के अंदर दिए गए हैं, बट यहां पर जो पॉइंट आपको देखने को मिलता है ई एफआईआर, ई समन्स, ई वारंट, इस तरीके की चीजें थोड़ी देखने को मिली है। डिजिटल माध्यम पर थोड़ा सा स्वैप किया गया है, इस वजह से आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। कमाल की बात यह है कि ई डॉक्यूमेंटेशन भी चल रहा है, लेकिन वो बीएनएस में आता है। तो जो बीएनएस की धारा 2(8) है, ये आपको बताता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आज की डेट में डिजिटल डॉक्यूमेंट भी आने लगे हैं। और डिजिटल डॉक्यूमेंट आने की वजह से ही आपको पता लगता है कि यहां पर अब ईएफआईआर, ई समन और ई वारंट जैसी चीजें भी चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल भारतीय न्याय। अच्छा यहां पर समझना, इससे रिलेटिव सवाल आगे क्या पूछा जा सकता है, आगे रिलेटिव सवाल इसका ये आ सकता है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा मेरे भाई। इस सवाल में क्या पूछा गया है? पूछा है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का परिचय किसके भाग के रूप में किया गया है। तो जो बीएनएस आप देखते हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। किस चीज का इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पर आपको बीएनएस देखने को मिलता है, हम इसकी बात करते हैं। देखो हुआ क्या था कि बीएनएस अभी लागू हुआ है, यह सर इसको बोला जाता है बीएनएस 2023, क्योंकि यह आपका पारित कब हुआ है सर? अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि सर यह आपका दिसंबर में पारित हुआ है, दिसंबर
2023 में आपको ये पारित देखने को मिल जाएगा। और ये लागू कब से होता है सर? लागू होता है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। इसके स्थान पर पहले क्या चलता था सर? इसके स्थान पर पहले क्या चलता था? पहले आईपीसी चला करता था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 चलता था। जो लागू कब हुआ था सर? लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। यह ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। इसको बनाने में जो समिति थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे उसको बोला जाता था हमारा उस समय जो हमारी जो है कहा जा सकता है हमारी जुडिशियल कमेटी के तौर पर काम करती थी, लॉ कमीशन उसको बोला जाता था। एस्टैब्लिशमेंट 1834 में होती है। उसके हेड आपको देखने को मिलते हैं टीबी मैकॉले, जिसको टीबी मैकॉले है तो टीबी मैकॉले समिति के द्वारा ही आईपीसी का जनरेशन होता है। अब इसके ऊपर कॉलोनियल इंपैक्ट था, मतलब इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट था। उस इंपैक्ट को खत्म करने के लिए, कुछ दंडों को बहुत ज्यादा विशालकाय बनाने के लिए, उस वजह से ये चीजें स्टार्ट की गई। तो भैया द एफर्ट टू मॉडर्नाइज एंड डीकोलोनाइज इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो भारत के अंतर्गत न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपनिवेशिक मुक्त करने का प्रयास इसके थ्रू किया गया है। ये परिवर्तन हम इसलिए लेकर आए हैं। तो बीएनएस के अंदर परिवर्तन आने के बाद अब इसके अंदर सेक्शनों की संख्या कितनी हो चुकी है? आज की डेट में इसके अंदर भाग भी 20 हैं, और अगर मैं बात करता हूं सेक्शंस भी 358 है सेक्शंस। तो काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे मैं इसमें कंपैरिजन भी कराऊंगा। अभी तो फिलहाल में मैं ये क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो सीएचएसएल सीपीओ वाले हैं। जब सीजीएल वाले करोगे तो भौकाली अलग कटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई ट्रेड एग्रीमेंट है। अगला सवाल, भारतीय न्याय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, नाउ मेक इट मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू गिव विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट ए वारंट। देखो कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का अरेस्ट दो प्रकार से हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? जब आप बीएनएसएस को पढ़ते हैं, इसके अंदर 2 अनुसूचियां हैं। बीएनएसएस के अंदर आपको 2 शेड्यूल्स देखने को मिलती हैं। क्या? 2 शेड्यूल्स देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर शेड्यूल्स के अंदर जो सेकंड शेड्यूल है, जो सेकंड वाली है, उसके अंदर बताया जाता है कि अपराध की श्रेणी क्या है। तो इसमें अपराध की श्रेणी को बताया जाता है, अपराध की श्रेणी का है। उदाहरण के लिए चोरी जैसे चीज जो होती है, ये आपके होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनसीओ बोला जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें अरेस्ट वारंट जो है जुडिशरी से लेना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें अपराध बताए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संज्ञेय, एक होते हैं असंज्ञेय। एक तो होता है संज्ञेय होता है, एक होता है असंज्ञेय होता है। असंज्ञेय प्रकार का भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दीज आर नॉन एज कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल है ये, एंड दीज आर नॉन एज नॉन कॉग्निजेबल, दीज आर नॉन कॉग्निजेबल। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है बच्चा? इसमें दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, इसके लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली गिरफ्तारी हो जाती है। बट जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए अरेस्ट वारंट जुडिशरी से लेना पड़ता है। अब पूछा क्या गया है कि भाई बीएनएसएस में बिना वारंट के बिना, अगर वारंट के बिना गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा? अगर वारंट के बिना गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार लागू होगा। मतलब बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें बेल मिलेगी तो इतने रुपए में बेल मिलेगी, क्योंकि बेल के लिए बेल बॉन्ड भरा जाता है, बेल सिक्योरिटी चाहिए होती है, और गिरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 22 के पहले क्लॉज में भी लिखा हुआ, आर्टिकल 22 के क्लॉज फर्स्ट के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है कि अरेस्ट का रीजन भी बताना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई के बारे में बात करती है? तलाशी होना, जब्ती कार्रवाई होना, इसके बारे में जो डिटेल है वो कहां पर दी गई है उसके बारे में आपको बताना है। फटाफट इसके आप थोड़ा सा बताएंगे। देखो बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बीएनएसएस के अंदर जो होता है, तलाशी की जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। जब पुलिस तलाशी के लिए जाती है, जब्ती के लिए जाती है, तो आज की डेट में जरूरी है कि उस सब को लेकर कोई वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की जाए। वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की जाएगी तो वो चीज ज्यादा उचित मानी जाएगी। इसी की वजह से इसके अंदर आपको चीजें देखने को थोड़ी मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करता हूं, देखो अगर हम बात करते हैं जैसे बीएनएसएस 50 की बात करता हूं। पहले मैं सही आंसर बीएनएसएस 50 नहीं है, इसका सही आंसर बीएनएसएस 105 है। लेकिन मैं बाकी ऑप्शंस की बात कर लेता हूं। जैसे बीएनएसएस 50 की हम बात करते हैं, इसके अंदर होता है, देखो अगर कोई ऐसा वेपन है जो किसी को हानि पहुंचा सकता है, चाकू, छुरी, कट्टा, बंदूक, तमंचा, ठीक है, ये सब गन्स के नाम है। ठीक है, मतलब गन्स को बोले जाने वाले शब्द हैं। वैसे तो ऑर्डिनेंस मेड, पिस्टल, ठीक है, MP50, ये सब गन्स के नाम होते हैं। तो इसमें 50 में होता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन।
ऑफेंसिव वेपन, यानी इस प्रकार के हथियारों को, आपराधिक हथियारों को जब्त करने की जो शक्ति होती है वो आपको यहां पर दी जाती है। आपराधिक हथियारों को जब्त करने की शक्ति यहां पर दी जाएगी, इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। 62 क्या होता है कि भाई गिरफ्तारी का एक पैटर्न होता है, तो गिरफ्तारी सेम पैटर्न के अंदर ही की जानी चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही होनी चाहिए। गिरफ्तारी प्रक्रिया संहिता के अनुसार होगी। गिरफ्तारी प्रक्रिया जो है, गिरफ्तारी प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही होगी, संहिता के अनुसार ही होगी, संहिता के अनुसार ही होगी। ठीक है, तो यानी जो अरेस्ट प्रोसेस होगा दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जरूरी नहीं है कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग हो, जरूरी है कि जो भी एक्टिव लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग यह प्रक्रिया आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, चलो। और यार 176 तो इतना आसान है जिसका कोई जवाब नहीं, यह हर जगह देखने को मिलेगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात करता है। और बचा हुआ एक, वो 105 है आपका। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अनुमान नहीं है? अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हम करते हैं, बीएसए की बात हम करते हैं। बीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि बहुत कम है कि बीएसए के रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए, दिस इज वेरी रेयर, बट फिर भी आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसके बारे में क्या होगा? पहले क्या चलता था हमारे यहाँ, एक साक्ष्य अधिनियम 1872 था, एक साक्ष्य अधिनियम था, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट आपको देखने को मिलता था। तो साक्ष्य अधिनियम 1872 आपको देखने को मिलता था। इसी के स्थान पर आज की डेट में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंतर्गत क्या चीज आपको देखने को मिलती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बात को समझना, इसमें प्रोबेबल इंटरफेस काम नहीं करता, इसके अंदर संभावित अनुमान काम ही नहीं करेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें संभावित अनुमान काम नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें मे प्रेज्यूम काम करता, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ, निर्णायक प्रमाण है, ये तो चलेगा ही कि हाँ भाई कंक्लूसिव है, इसी एक प्रूफ की वजह से पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने यह अपराध किया है। शैल प्रिज्यूम कर सकते हैं, मान लिया जाएगा। शैलो प्रिज्यूम भी इसको बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो ये चीज भी चल जाती है। लेकिन संभावित अनुमान हम नहीं लगा सकते, इंटरफेरेंस नहीं दे सकते, ये बताई गई बातें हैं। चलो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। यह प्रावधान विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू करेगा। देखो कई बार क्या होता है कि जो अक्यूज है, मतलब जो व्यक्ति अपराधी है, मतलब आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस चलती है तो एक व्यक्ति वहां कटघरे में खड़ा रहता है और उधर जज कहता है कि हाँ बताइए इन्होंने क्या, आपने अपराध किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने पक्ष की ओर से। वो अगर है ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वही व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर केस चल रहा है? जी हाँ, चल सकता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति फरार घोषित हो जाए तो करना पड़ेगा। तो जो एब्सकॉन्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जब पर्सन एब्सकॉन्ड होते हैं तब ये प्रक्रिया चल सकती है। विदेशी नागरिक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी आरोपी व्यक्ति जो उपस्थित होने में विफल रहता है, ऐसा नहीं है। आरोपी व्यक्ति जो होता है उसको पुलिस गिरफ्त में रखा जाता है जब तक जुडिशरी चाहेगी तब तक, तो पहले उसको प्रेजेंट करना ही पड़ता है। अब याद रखना ज्यादातर क्या होता है, जैसे 26/11 का ब्लास्ट हुआ, उसके कोर्ट ट्रायल शुरू हुए, सारे जो गिरफ्तार उसमें अपराधी थे वो तो थे ही नहीं, वहां पे भाग चुके थे वो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के अंदर, मामलों के अंदर ज्यादातर ये चीजें आपकी यूज की जाती हैं क्योंकि उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये आपको देखने को मिलता है, प्रोक्लेम किया जा सकता है, जो भागा हुआ व्यक्ति है उस केस में चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के अनुसार कौन सा अपराध न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो इस तरीके से चल सकते हैं, परंतु इस सवाल के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं क्या चीज आपकी चल जाएगी। देखो, नाबालिग का अपहरण करने पर जो सजा है, नाबालिग का अपहरण अगर होता है, अरे मतलब इसमें अबडक्शन ऑफ माइनर होता है, तो इसके अंदर सजा 10 वर्ष तक नहीं जाएगी, 7 पे रुकेगी। बट अगर मैं बात करता हूं किसी अपराध को कराने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना या उससे काम करवाना, इस मामले के अंदर 10 वर्ष तक मामला बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखना कि भैया अगर एक बच्चे को ऑफेंस कमिट करने के लिए हायरिंग ए चाइल्ड फॉर ऑफेंस अगर होता है तो फिर वो सजा का विषय आपका बनता है। इसमें आप समझेंगे, थोड़ा सा याद रखना। किडनैपिंग ए माइनर इज डिफाइंड इन बीएनएस।
बात समझ में? किडनैपिंग एक बच्चे को, नाबालिग को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये बीएनएस के अंतर्गत भी आपको उल्लेखित है। ठीक है, बीएनएस के अंदर भी आपको उल्लेखित आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट ये आता है सर, लेकिन इसमें तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आपका बताया गया है। देखो बात को समझो, पहली बात तो ये बीएनएस 137 में है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, किसमें प्रक्रिया चलेगी, वो बीएनएसएस में चलेगी। तो वो आपकी जो प्रक्रिया चलेगी, इसकी प्रक्रिया जो चलेगी वो बीएनएसएस में चलेगी। तो इसके संबंध में भी आप थोड़ी सी बातों को आप याद रखेंगे, थोड़ी सी बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, बिना किसी परेशानी के आप इसके अंतर्गत चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। कई सारी चीजें चलती है, जैसे बीएनएस 97 भी आपको देखने को मिल जाएगा, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा। बीएनएस 137 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे मामले बन जाएंगे, बट ये वाला मामला आपका ये होता है बच्चे को हायर करना। अगला सवाल, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा के तहत संक्षिप्त कार्रवाई, जो समरी ट्रायल्स आपके चलते हैं, समरी ट्रायल्स के अंदर पूछा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि समरी ट्रायल्स आपके चलते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं। बात करते हैं, देखो बात को समझो। अब यह है क्या, समरी ट्रायल्स में अपराध के लिए निर्दिष्ट सजा के बावजूद कारावास की अधिकतम अवधि कितनी। समरी ट्रायल्स जब चलते हैं, जब छोटे छोटे मुकदमे होते हैं उनको खत्म करने के लिए समरी ट्रायल चलते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम सजा जो हो सकती है, मैक्सिमम सजा इसमें 3 महीने की हो सकती है। इसमें डायरेक्टली याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी व्यक्ति को उम्र कैद मिली है, तो उम्र कैद में उसको मैक्सिमम सजा कितनी मिल सकती है, उम्र कैद में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है, उम्र कैद में मैक्सिमम सजा, उम्र कैद में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है। तो यहां से आपको पता लगेगा कि उम्र कैद के अंदर जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो 20 ईयर्स हो सकती है। उम्र कैद में मैक्सिमम सजा 20 वर्ष आपकी जा सकती है, ये बात यहां उल्लिखित है। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा। इतना महालल्लू सवाल आपके सामने कभी नहीं आएगा कि बीएनएसएस में आपके भाग ही पूछ ले कि भाई बीएनएसएस के अंदर टोटल आपके भाग कितने देखने को मिलते हैं, ये ही आपसे पूछ ले तो कोई समस्या इसके अंदर होगी ही नहीं। सर टोटल भाग देखने को मिलते हैं 531, टोटल सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं 531। अगर यहीं पर बीएनएस होता तो 358 होता, बीएनएस होता तो 358 होता। देखो बीएनएसएस जो नागरिक संहिता सुरक्षा, ये थोड़ा ज्यादा मजबूत आपको, ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में बात करेगा, नागरिकों सुरक्षा के संबंध में यह बात करता है, तो इस वजह से इसके अंदर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कोई समस्या इसके अंतर्गत नहीं आनी आपको चाहिए, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो आगे हम बात करते हैं, कोई समस्या इसके अंतर्गत नहीं है। कई बार पूछा जा सकता है कि सर इसके अंदर आपको पार्ट्स कितने देखने को मिलते हैं, जैसे बीएनएस में तो आपको 20 पार्ट्स हैं, तो ऐसे बीएनएसएस के अंदर पार्ट्स कितने हैं, सर इसके अंदर 39 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, 39 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा याद रखना। और वहीं अगर मैं बात करता हूं, जो आपको सीआरपीसी देखने को मिलती है, सीआरपीसी आपको देखने को मिलती है, वो 484 सेक्शंस थे। सीआरपीसी के अंदर 484 सेक्शंस थे, 37 भाग थे, 484 सेक्शन 37 भाग थे, 37 पार्ट्स थे। ये 1973 में आई थे सीआरपीसी, इसी के स्थान पर अब बीएनएस आपको देखने को मिलती है, सीआरपीसी के स्थान पर ही बीएनएस आया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं भारतीय नागरिक। देखो बीएनएस में कितने सवाल थे, अभी जस्ट मैंने इसके बारे में आपको बताया था बच्चे। ये आईपीसी की जगह लेता है, इंडियन पेनल कोड, जो आईपीसी 1860 में आया था, लागू 1862 में हुआ था, उसी का स्थान इसके अंदर लिया जाता है। बीएनएस के अंदर 358 सेक्शंस है, पार्ट्स इसके अंदर 20 हैं, तो यही बीएनएस के बारे में थोड़ा सा याद रखना। लागू होता है 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से यह लागू होता है। इस प्रकार के महालल्लू प्रकार के सवाल आ रहे हैं, ये बाकी सवाल भी इसमें हिट हो सकते हैं। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। देखो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, इसके स्थान पर आपका बीएसए आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपको देखने को मिलेगा। सेम आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके बेसिस पर आपका क्या लाया जाता है, सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अच्छा सीजीएल में तगड़े सवाल आए हैं, मैं आपको बताऊं
ये सवाल तो किसके हैं, सीएचएसएल सीपीओ के, उसमें इतने तगड़े सवाल नहीं है, लेकिन सीजीएल में तगड़े सवाल आए हैं, वो आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आईपीसी को प्रतिस्थापित किसने किया, जस्ट अभी हमने बताया कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड को प्रतिस्थापित कौन करेगा, सिर्फ वो बीएनएस 2023 करेगा। तो जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आपको देखने को मिलेगा 2023, उसके थ्रू इसको भी यहां पर डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंश्योर एक्सेस टू एफआईआर थ्रू विच पोर्टल। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल होगा कि भाई एफआईआर को लेकर, जो एफआईआर होती है, इसको लेकर एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है, इसको लेकर एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है। तो वो पोर्टल आपका कौन सा क्रिएट किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि पोर्टल आपको, इस तरीके का पोर्टल आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। देखो, इसके बारे में बहुत जरूरी चीज है। करेक्ट आंसर इसका होगा सीसीटीएनएस, सीसीटीएनएस। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों के अंतर्गत ही आपका ये बार बार आपको देखने को मिला है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। और इसी में आपको यह भी समझना होगा कि जो आपको सीसीटीएनएस आपको देखने को मिलता है, जिसकी पूरी फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या दरअसल आपको देखने को मिलती है, सिर्फ क्राइम से जुड़ी हुई डेफिनेशन, द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएंगे। और पी चिदम्बरम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना के तौर पर आपको पी चिदम्बरम देखने को मिल जाएंगे, चिदम्बरम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा इसको स्टैब्लिश कराया गया है। तो वो इसके स्टैब्लिशर या इसके फाउंडर के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी आप याद रखेंगे। राइट, अगला सवाल ये है कि भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा बीएनएसएस में विच कोर्ट में ग्रांट डिफॉल्ट बेल आफ्टर टाइम लैप्स। डिफॉल्ट बेल का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंसीडर किया जा सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। डिफॉल्ट बेल के बारे में पूछा। देखो, डिफॉल्ट बेल जो होती है वो डिपेंड ही किस पे करती है, मजिस्ट्रेट पे करती है। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वह आपका डिफॉल्ट बेल दे सकता है। समय तो डिफॉल्ट जमानत कौन सा न्यायालय प्रदान कर सकता है, एक समय सीमा रहती है कि उस समय सीमा के भीतर आप डिफॉल्ट बेल नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट को पूरी परमिशन है कि वो डिफॉल्ट बेल को दे दें। अगर वो चीज गलत होती है या उसके अंदर कुछ कंसीडरेशन गलत होती है तो उसके लिए अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के बाद अपील होती है हाई कोर्ट के अंदर, देन सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, चलिए, होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, या इस संपूर्ण मामले को क्या कहता है कि जो आरोपी है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो आरोपी के अधिकारों का हनन ना हो, यह चीज देखना मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है। आरोपी के अधिकारों का हनन ना हो। सर ये क्यों होता है, इसके पीछे का कई बार पूछ ले सकता है कि इसका रीजन क्या है। तो आपको बताना है इसका रीजन ये है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अक्यूज, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अक्यूज, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अक्यूज, राइट्स ऑफ अक्यूज। अक्यूज के राइट को यहां पर बचाया जाना चाहिए। ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। 15वें नंबर का सवाल, अंडर भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस के अंदर जो डिफॉल्ट बेल होती है, इसके लिए आपका टाइम लैप्स क्या दिया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वो आपको बताना है। सर डिफॉल्ट बेल 60 दिन के भीतर मिल जाएगी माइनर ऑफेंस होने पर। अच्छा, माइनर ऑफेंस क्या है या ये सब चीज क्या है, इसके बारे में आगे क्वेश्चन आया जो सीजीएल में आया था, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वो भी चीज आप समझेंगे। तो पहले आपको 60 डेज के बारे में आप पूर्णतः आप समझेंगे कि भैया डिफॉल्ट जमानत की अवधि 60 दिन पर निर्धारित होती है। यदि इस अवधि में जांच पूरी नहीं होती है तो आरोपी को जमानत पत्र मिल जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब इसके अंदर 60 डेज का टाइम होता है। यह होता क्यों है, ताकि त्वरित कार्यवाही संपन्न की जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, त्वरित कार्यवाही। इसका ऑब्जेक्टिव है त्वरित कार्यवाही पूरी की जा सके। तो ये त्वरित कार्यवाही के लिए है पूरा मामला कार्य करता है। ठीक है, त्वरित कार्यवाही के लिए। तो 60 डेज इसका टाइम रहता है। अगर 60 दिनों के अंदर अपराधी आरोपी जो भी है उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता, कोई भी मामला कॉन्क्रीट नहीं हो पाता, तो उसको बेल मिल जाएगी। जिस बेल को क्या कहा जाएगा, जिस बेल को कहा जाएगा डिफॉल्ट बेल, मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत 10 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकतम कितनी हिरासत अवधि
अधिकृत की जा सकती है इससे पहले कि डिफॉल्ट जमानत लागू हो। अब इसमें पूछा जा सकता है इससे पहले डिफॉल्ट जमानत के लिए आपको 60 डेज का वेट करना पड़ेगा, लेकिन डिफॉल्ट जमानत से पहले आपसे पूछा यह जा सकता है कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा हमें ये बताइए, अधिकतम हिरासत अवधि कितनी है। अधिकतम हिरासत अवधि के बारे में पूछा जा रहा है कि अधिकतम हिरासत अवधि आपको कितनी देखने को मिलेगी। सर जितने दिनों में डिफॉल्ट बेल मिलेगी उतने ही दिन की हिरासत अवधि हो सकती है, तो ये 60 डेज तक की हिरासत अवधि हो सकती है। हालांकि एक बार में 15 डेज की मिलती है, वन टाइम में 15 डेज की मिलती है, वन टाइम में मिलती है 15 डेज की, यानी 15-15 दिन के 4 स्लॉट करने पड़ेंगे, तब जाकर वो अवधि एक्सटेंड होगी। यानी जो पुलिस होगी वो पहले जुडिशरी में 4 बार लेके जाएगी इस बीच में, जिससे कि उस टाइम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, याद रखना। अब अगर मामला 10 वर्ष से कम का है, अगर 10 वर्ष से अधिक का हो मामला, यानी जो केसेस हैं वो आपको हत्या, रेप जैसे मामले देखने को मिल जाए, तो यानी जिसके अंदर आपको 10 वर्ष से अधिक की सजा होती है, तब यह अवधि 90 दिन जा सकती है, तब यह अवधि 90 दिन जाएगी। 10 वर्ष से अधिक सजा के मामलों में, 10 वर्ष से अधिक सजा के मामलों में, अधिक सजा के मामलों में, 10 वर्ष से अधिक सजा के मामलों में अवधि जो होगी वो 90 डेज प्लस जा सकती है, 90 डेज जा सकती है। इसमें अवधि कितनी जाती है सर? 90 डेज इसमें अवधि चली जाती है, तो यह भी जरूरी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने आपराधिक प्रक्रिया में लाया है? मतलब ये चीज क्या थी, ये पहले नहीं था, लेकिन अब ये आपको कई बार देखने को मिला है कि इस तरीके की चीजें भी आपकी चल रही हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो सवाल है, ये सवाल भी मोस्ट रिपीटेड है। ये ना सिर्फ CHSL 25 में देखने को मिला है, बल्कि इस प्रकार का सवाल आपको CGL में भी देखने को मिल चुका है। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन रहे हैं, तो मेंस के अंदर भी अगर ये आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसको आप समझना, वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशन, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब होता क्या है मैं बताऊं। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जो भी ऐसा व्यक्ति होता था जो बड़े गुंडे के खिलाफ, बड़े विलन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होता था, वो गायब हो जाता था, डर रहता था। तो इसको इस तरीके से किया गया, पुलिस हिरासत में हिंसा की संभावना हो या कुछ और हो, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वह अपना कन्फेशन दे सकता है। यह चीज आपको देखने को मिली है। इवन विटनेस भी वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले से अपनी जो भी सुपुर्दगी है या अपनी जो भी जानकारी है वो मजिस्ट्रेट तक दे सकते हैं। ठीक है, ये तक भी फॉलो किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में कंसोलिडेट करता है कौन सी ब्रांच पे। ये क्या चीज है? जो BNS है, इसका टाइप पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ BNS इट इज। सर BNS एक, अगर हम बात करते हैं BNSS क्या है सर? BNSS क्या? BNSS एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। वो तो हो जाएगा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको देखने को मिल जाएगा। आपराधिक प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता BNSS हो जाएगा। जबकि ये क्रिमिनल सब्सटेंशिव लॉ होता है, क्रिमिनल सब्सटेंशिव लॉ होता है, इसको सब्सटेंशियल लॉ भी कहा जाता है। जब मैं इसको पढ़ाता हूं ना, वन शॉट पड़ी हुई है मेरी BNS की, ठीक है, यूट्यूब पर BNS की मेरी वन शॉट पड़ी हुई है, जिसके अंदर मैंने इसको सेक्शन 1 से लेकर 358 तक उल्लेखित किया है। बहरहाल यहां पे तो मैं बहुत लिमिटेड सी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी यही है, जो चीज जरूरी है वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो ये कुछ मामले हैं, ये बताता है कि आपराधिक सार्वभौत विधि क्या है, अपराध क्या है, अपराध किस स्थिति में अपराध होगा, अपराध में कब एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, क्या हत्या अपराध होगा या फिर हत्या या फिर आपकी प्लान्ड हत्या, कौन सा अधिक बड़ा अपराध होगा। ये सब मामले आपको BNS के माध्यम से पता लगते हैं। 19वें नंबर का सवाल, BNSS 2023 में FIR के संबंध में प्रमुख सुधारों में एक क्या है? देखो, व्हाट इज द मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन BNSS 2023 विद रिस्पेक्ट टू FIR। FIR जो है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में आगे बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं, उसमें आप इसके बारे में और अच्छा जान पाएंगे। बहरहाल अभी के बारे में आप मुझे बताइए कि इसके संबंध में आपको थोड़ा सा बताना होगा BNSS के संबंध में कि इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखो, कॉन्सेप्ट तो EFIR का भी आ चुका है,
मतलब पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था EFIR, जीरो एफआईआर का भी आ चुका। जीरो एफआईआर में क्या होता है, जैसे मेरा तो अधिकार क्षेत्र है, जैसे मैं रिलेट करता हूं, मान के चलिए मैं बुलंदशहर से रिलेट करता हूं, अब बुलंदशहर मेरठ क्षेत्र से मेरा संबंध है, मेरा जो केस दर्ज होगा वो इन्हीं जगह होगा। मैं घूमने के लिए उत्तराखंड गया हूं, वहां पे जाके मेरी कार के साथ कोई इशू हो जाता है, मैं वहां पर जीरो एफआईआर दर्ज करा दूंगा, फिर बाद में अपने एरिया में आके उस एफआईआर को दोबारा से रिन्यू कराता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट BNSS के अंदर आपको देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको पूछा जाता है कि भाई मेजर रिफॉर्म जो आपको BNSS के अंदर आपको देखने को मिले हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर जी, जो एफआईआर आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो अगर कोई असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है, उसके लिए एफआईआर नहीं होगी, उसके लिए NCR होगी। नो लॉन्गर रिगार्ड फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए क्या होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी जिसको आज की डेट में एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो होगी। मतलब हर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जैसे पुलिस के ऊपर एफआईआर की संख्या का जो भार है वो कम हो जाए। कई बार लोगों ने तो इसको चाल तक दर्शा दिया कि ये सरकार की चाल है जिससे कि अपराध के मामले कम आए, लेकिन इससे पुलिस के ऊपर वर्कलोड कम होता है। आगे हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा समय समय पर रिमांड दिए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कुल अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है। मैंने बताया प्रारंभिक तौर पर इसमें यह नहीं दिया गया कि 10 साल तक की सजा मिलेगी, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, भैया सीधे तौर पर है 15 दिन की कस्टडी मिल सकती है इनिशियल रिमांड पर, जो एक्सटेंडेबल है। कितनी एक्सटेंडेबल है, अगर जो मामला उस पर चल रहा है उसमें 10 वर्ष तक की सजा है तो 60 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगी, अगर उसमें 10 वर्ष से अधिक की सजा है तो 90 दिन तक एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन वो जुडिशरी पर डिपेंड करेगा। BNSS में मुकदमे के दौरान गवाह संरक्षण को मजबूत करने वाला प्रावधान क्या है BNSS में, जिससे गवाह को संरक्षित रखा, जैसे कि मैंने बताया गुंडे पहले क्या होते थे, विटनेस को उड़वा देते थे, तो उस कॉन्सेप्ट में आप याद रखेंगे यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड आइडेंटिकल कंसीलमेंट ऑफ वल्नरेबल विटनेस। कई बार क्या होगा, अगर मामला इस स्तर पर बढ़ता है तो इसके लिए प्रक्रिया पूरी साफ रखी जाएगी। अगर ऐसा मामला बढ़ता है जिसमें विटनेस की जान बचाना जरूरी है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बचाया जा सकता है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसमें आप बता देना क्या कुछ होना है, तो वो चीज भी आपको यहां देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आप थोड़ा सा इसमें आप बताएंगे, इसके बारे में समझना। भारतीय न्याय संहिता BNS में अब संगठित अपराध, छोटा संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। धारा 111, धारा 112, 113 ये चीज आपको देखने को मिलते हैं, परिभाषित किया गया है। अपराधीकरण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत छोटे संगठित अपराध है। छोटा अपराध इसमें से कौन सा है उसके बारे में पूछा गया है, चलो देखते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी, धारा 113, ये बड़ा अपराध है, ये छोटा अपराध नहीं है। लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग, अब इसमें तो लार्ज ही आ गया। मर्डर फॉर हायर, किराए पर हत्या बहुत बड़ा अपराध होता है, परंतु गिरोह के द्वारा की गई चोरी, सर एक माइनर ऑफेंस आपको देखने को मिल जाएगा, एक माइनर ऑफेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपकी समरी ट्रायल्स भी किए जा सकते हैं ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके। तो ये शुरुआती तौर के जो सवाल थे 22 क्वेश्चंस वो हैं जो CHSL 2025 CPO 2025 बेस्ड हैं। अब हम बात करते हैं वो सवाल जो CGL के अंदर सिलेक्शन फेज के अंदर आपको देखने को मिले हैं और छात्रों के द्वारा कहा गया है कि वो उनको देखने को मिले। हालांकि सिलेक्शन फेज के तो सारे नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें गायब है। बहरहाल CGL के पूरे क्वेश्चंस को शामिल किया गया, प्लस NTPC के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया, तो वो क्वेश्चंस भी आप एंड तक देखना, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी आप एंड तक देखना। और इस तरीके की कौन सी और वीडियोस आपको चाहिए जो आपके मेंस के लिए, आपके इस बार के CGL के लिए बेस्ट रहे, आपके CHSL के लिए, आपके CPO के लिए बेस्ट रहे, वो जरूर बताना। इसी प्रकार से डिटेल्ड डिस्कशन के साथ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सवाल बहुत जोरदार है। इसमें पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एक ऐसा आपको देखने को मिलता है जो शुरुआती तौर पर नहीं था। इसके स्थान पर क्या चला करता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चला करता था, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चला करता था। लेकिन ये जो था इसमें हमें परिवर्तन करना था। परिवर्तन हमने करा, इसको BNSS बनाकर इसको BNSS हमने बना दिया। पहले इसमें 37 भाग हुआ करते थे,
ठीक है, पहले इसमें कितने पार्ट्स हुआ करते थे? पहले सर जी इसके अंदर हमें देखने को मिलते थे कि 37 इसमें पार्ट्स हुआ करते थे, 37 पार्ट्स थे। लेकिन अभी जैसे ही ये BNSS बना, सर इसके अंदर पार्ट्स की संख्या कितनी हो गई? पार्ट्सों की संख्या इसके अंतर्गत हमने सोचा कि भाई 37 तो कम पड़ रहे हैं, क्यों ना हम इन भागों को बढ़ा के 39 कर लें। तो BNSS में इनकी संख्या 39 हो जाती है, 39 पार्ट्स हो जाते हैं। ये 2023 है, लेकिन ये लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से यह लागू हुआ है। ठीक है, क्या काम होता है उसका वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जान लीजिए कितने सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। 484 पहले वाले CRPC में आपको देखने को मिलते हैं, 484 सेक्शंस है, क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्लॉजेस बोल लीजिए, सेक्शन बोल लीजिए, 484 आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें 531 आपको देखने को मिलते हैं, 2 इसके अंदर शेड्यूल भी हैं। 531 आज की डेट में इसमें सेक्शन है, 2 शेड्यूल भी इसमें देखने को मिल जाती हैं। शेड्यूल भी इसके अंदर कितनी है? शेड्यूल भी इसके अंदर 2 आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा याद रखें। देखो पॉइंट क्या होता है, कई बार बच्चों को इसी में डाउट आ जाता है कि सर BNS और BNSS में फर्क क्या है। दरअसल BNS के अंदर बताया जाता है कि कोई भी चीज कब अपराध हो सकती है। अपराध क्या है इसमें बताया गया, अपराध क्या है, अपराध क्या है ये बताया गया, व्हाट इज क्राइम, ये इसमें बताया जाता है व्हाट इज क्राइम। प्लस क्राइम अगर कुछ हुआ है उसका पनिशमेंट क्या है, क्राइम का पनिशमेंट क्या है इसके बारे में बताया जाता है। क्राइम का पनिशमेंट क्या है, इसके लिए सजा क्या होनी चाहिए वो भी BNS में बताया जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं BNSS का क्या है, हमें पता लग गया कि ये क्राइम है, हमें पता लग गया कि इसको ये सजा मिलेगी। ठीक है, ये समझना कि दोषी या आरोपी बनने से लेकर सजा मुक्त होने तक की प्रक्रिया, बनने से लेकर सजा की प्रक्रिया, ठीक है, और यह सजा पूर्ण होने की प्रक्रिया या सजा पूर्ण होने की प्रक्रिया, सजा पूर्ण की प्रक्रिया ये इसमें चलती है। दरअसल ये एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रोसीजरल आपका रिक्वेस्ट देखने को मिलता है, या फिर आप इससे कह सकते हैं एक पूरा प्रोसीजर है कि एक व्यक्ति आरोपी बना, उसके बाद वो दोषी बना, उसने सजा काटी, सजा के ड्यूरिंग क्या क्या हुआ, सजा पूरी कर ली, वो पूरा का पूरा जो चक्र होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये BNSS होती है। ठीक है, याद रखना। तो अब अगर अपराध देखना है, अपराध क्या है वो ये है, उस अपराध की सजा कितनी मिलेगी वो यहां मिलेगी, और वो जो सजा है वो किस तरीके से दी जाएगी वो BNSS में है। ठीक है, इसमें आप समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए कल को आप इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है, इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको पता है सामने वाले ने क्राइम करा है, आपने उसको धर दबोचा, लेकिन धरना दबोचना कैसे है वो BNSS बताएगी। ऐसा नहीं है कि शाम हो रही थी और देखा कि सब लोग वहां पे खड़े हुए हैं और उसका जो ऑफेंस था वो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आपने जाते ही बिना वारंट के उसको धर दबोचा नहीं कर सकते, आपको जुडिशरी से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसका अपराध असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है, वो पूरे प्रोसीजर BNS और BNSS के माध्यम से पता लगते हैं। BSA क्या होता है, एविडेंसेस से रिलेट करता है, जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसी को रिप्लेस करती है BSA 2023। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024। ये पूरा प्रक्रिया इस प्रकार से है, इसमें डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में कि भारतीय नागरिक जो सुरक्षा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सवाल समझिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यवाही, सर्च एंड सीजर की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करती है। अगर आप सर्च या सीजर करने के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। एक नई प्रक्रिया आपको ये देखने को मिल गई है, ये आपको कहां देखने को मिलती है? देखो इसके अंदर जैसा मैंने बताया 39 भाग हैं, उस 39 भाग में जो 7वें नंबर का भाग है, इसमें 39 भाग है, इस 39 भाग में जो 7वां भाग आपको देखने को मिलता है, सेक्शन है उसमें 94 से लेके 110 तक। ठीक है, सारे मत देखो, अभी 94 से 110 देखो। ये बात करता है पुलिस के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं उसके बारे में, और ये सर्च वगैरह उसी में होगा, राइट। तो इसमें एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है 105, करेक्ट आंसर यही होगा। BNSS 105 के अंदर ही लिखा हुआ है कि जब वीडियो कहीं भी किसी स्थान की तलाशी ली जाए या कुछ और किया जाए तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं सर BNSS 50 क्या है। भाई 50 क्या होता है? पुलिस के पास शक्ति है कि अगर किसी के पास हथियार पाया जाता है, वो हथियार वो है जिससे अपराध किया गया है, तो जो ऑफेंसिव वेपन है, जो भी ऑफेंसिव वेपन है उसको सीज किया जा सकता है। ये बात यहां पे लिखी गई है, सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन, सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन, सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन। ठीक है, याद रखना, ऑफेंसिव वेपन का सीज किया जाना आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, सीज का मतलब होता है जब्त किया जाना। ठीक
ठीक है, आपराधिक वेपन को जब्त किया जाना, ये BNSS 50 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना। 62 में क्या लिखा हुआ है, किसी की गिरफ्तारी उसी प्रकार से की जाएगी जैसा संहिता में लिखा हुआ है। गिरफ्तारी संहिता के अकॉर्डिंग ही होगी, गिरफ्तारी संहिता के अकॉर्डिंग होगी, संहिता अनुसार ही होगी, संहिता अनुसार होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर संहिता में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। अगर उससे अलग गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस के ऊपर भी केस लग सकता है, इसके बारे में बताई गई है। अब जैसा मैंने बताया, कल को मान के चलिए आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी केस का आईओ घोषित किया गया। आईओ का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले जाते ही कि इसके परिवार में डेथ हुई है, पड़ोसी को धर लाएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। पहले FIR को करना होता है, फिर जुडिशियल कस्टडी लेनी होती है, जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास, बताना पड़ता है शक हमें है, क्यों है, आधार देना पड़ता है। फिर आपका जो मजिस्ट्रेट है वो आपको इशू करता है उसका अरेस्ट वारंट। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का जिक्र BNSS 176 में किया गया है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर है, याद रखना। तो भाग 7 में पूछे जा सकते हैं, ये सब चीजें बन सकती हैं। अब आप ये घबराना मत कि सर हमें सारे सेक्शन नहीं पता। पहले आप जो क्वेश्चन है पहले इनको समझिए, आप पैटर्न समझिए कैसे आते हैं, उसके बाद इन सभी को मैं भी कराऊंगा। ठीक है, एक एक सेक्शन को कराऊंगा। अगला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में FIR की प्रति प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया गया है? अगर कोई FIR की प्रति लेना चाहता है, कॉपी लेना चाहता है, तो कौन सा ऐसा पोर्टल है जो यूज किया जा सकता है? NCB पोर्टल, नेशनल क्राइम पोर्टल, ऐसा कोई पोर्टल नहीं होता। इसकी जगह एक पोर्टल चल रहा होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB। इसमें किसी भी व्यक्ति के अपराधी होने ना होने का सबूत होता है। अगर किसी की NCRB पे फाइल बनी हुई है तो वो अपराधी है, ठीक है, या किसी अपराध के अंदर संलग्नित रह चुका है। CCTNS आपको देखने को मिल सकता है। CCTNS एक ऐसा पोर्टल है जो मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में। इसको अप्रूवल मिल गया था। इसको क्या मिल गया था? अप्रूवल मिल गया था। अप्रूवल मिला था 2007 में। 2009 से यह प्रयोग में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। 2009 से हम छोटा छोटा कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अगस्त 2017 में जाके हम इसको कंप्लीटली यूज कर पाते हैं। अगस्त 2017 से पूर्णतः कार्यरत है। पूर्णतः यह कब से चल रहा है? अगस्त 2017 से। अगस्त 2017 से यह पूर्णतः कार्यरत है, और मतलब जैसे कहते हैं ताबड़तोड़ तरीके से चल जा रहा है। अब ये CCTNS के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, इसको लिख सकते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल, ठीक है, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी जो CCTNS कहलाती है। करेक्ट आंसर CCTNS। अगला, BNSS में समय सीमा समाप्त होने पर डिफॉल्ट बेल जो होती है वो कौन सी अदालत दे सकती है? ठीक है, समय सीमा समाप्त हो सकती है, जो डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है वो किसके द्वारा दी जा सकती है? इसके बारे में जो सेक्शन है वो कौन सा चलता है? देखो 187 है जो BNSS का सेक्शन है। BNSS का सेक्शन 187 है जो डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करता है। किसके बारे में? BNSS में बताता है कि जो डिफॉल्ट बेल है वो BNSS 187 में है। पर बच्चा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो BNSS था ये पहले CRPC हुआ करता था, और CRPC के अंदर हुआ करता था ये 167 CRPC। यही पहले क्या था? यह पहले 167 CRPC हुआ करता था। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था। लेकिन इसके अंदर करेक्ट आंसर की बात करूं, जो डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है किसके द्वारा दी जा सकती है? सर वह केवल मजिस्ट्रेट दे सकता है। टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट दे सकता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या होता है? दरअसल हर एक राज्य के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट होते हैं। दो प्रकार के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है, और एक होता है DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट का काम भी कर देता है, जिसको DM जब कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
चलो, बीएनएसएस के तहत छोटे अपराधों में डिफॉल्ट बेल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो इस छोटे मोटे अपराध में डिफॉल्ट बेल की जो अवधि हो सकती है वो कितनी हो सकती है? ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हमें समझना होगा कि किसकी बात की जा रही है। सर देखो, बेल के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सब बीएनएस 187 में है, और इसके बारे में बताऊं तो यह है आपका बीएनएस 187 क्लॉज 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। बीएनएसएस 187 क्लॉज 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात को समझना कि छोटे अपराध कौन से होते हैं, माइनर ऑफेंसेस, यहां किसको कहा गया है? बच्चे, जो पीरियड की बात की जा रही है यहां, जिस पीरियड की बात यहां पर की जा रही है उसको समझने की कोशिश करना। यहां पीरियड की बात की जा रही है, 60 दिन का पीरियड रहता है। कितने दिन का? 60 डेज का पीरियड आपको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम बीएनएसएस 187 के क्लॉज 2 की बात करते हैं, माइनर ऑफेंस की बात की जाती है जिसमें सजा का प्रावधान 10 वर्ष से कम हो, सजा का प्रावधान 10 वर्ष से कम हो, प्रावधान अंडर 10 ईयर्स हो, अंडर 10 ईयर्स आपका होता है, तो इसमें डिफॉल्ट बेल जो मिल सकती है इन माइनर ऑफेंसेस के अंदर सजा का प्रावधान 10 वर्ष से कम हो, ठीक है, अंडर 10 ईयर्स हो, तो 60 दिन की जो बेल है वो मुकम्मल की जा सकती है, 60 दिन की जो बेल है वो दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना। अगला सवाल, बीएनएसएस 2023 में 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन की न्यायिक हिरासत दे सकता है जिसके बाद डिफॉल्ट बेल लागू हो जाती है? व्हाट इज द मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड अ मजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज अंडर बीएनएसएस फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 10 ईयर्स बिफोर डिफॉल्ट बेल अप्लाइज? ठीक है, जिससे पहले कि डिफॉल्ट बेल उसको मिल जाए उससे पहले दिन कितने आपको दिए जाते हैं उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बारे में आपको बताना है कि भाई क्या इसके अंदर प्रावधान हो सकते हैं, सही इसमें उत्तर बताना है। देखो बच्चे, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने सेम चीज बताई कि भाई इसमें 60 दिन की दी जा सकती है, सवाल को सेम पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर भी 60 दिन ही होगा और यह होगा आपका बीएनएसएस 187 क्लॉज सेकंड। सर ये क्या? अच्छा, यहाँ पे हिंट भी है, ठीक है, हिंट भी है यहाँ पे। ठीक है, हमारे एडिटर साहब ने यहाँ हिंट भी दे रखी है। ठीक है, जरूरत हालांकि थी नहीं। अगला सवाल, बीएनएसएस ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया है? ठीक है, अच्छा, हमने सीआरपीसी से एकदम से बीएनएस पे आ गए, बदलाव क्या हुआ? ठीक है, बदलाव क्या हुआ उसके बारे में बड़ी बात यह है, पहला तो हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीजों को लेकर आना चाहते थे जो पहले से इंट्रोड्यूस नहीं है, पहले से इंट्रोड्यूस इसके अंतर्गत नहीं है, लेकिन अब कहा गया कि भाई नहीं सर, अब हम तो बिल्कुल पूरा ही बिल्कुल अलग पलट देंगे। जैसे आईपीसी से जब हम बीएनएस में पहुंचे तो बहुत बदलाव कर दिया यार उसमें तो, ठीक है, उसमें तो इतना बदलाव कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है ना। लेकिन सीआरपी से बीएनएसएस में आना ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ठीक है, कुछ शब्दों को बदल दिया, ठीक है, कुछ चीजों को अनिवार्य कर दिया, जैसे वीडियो रिकॉर्डेड कबूलनामा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कन्फेशन, यहां पर एक नया प्रावधान डाल दिया कि भाई जो भी होगा जैसे भी होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में सामने होगा, तो वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशन यहां पर डाल दिया गया कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कन्फेशन हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो रिकॉर्डिंग कन्फेशन के बगैर यहां पर काम चल जाए। तो इसमें भी कह दिया गया, अब ये किस धारा में कह दिया? बीएनएसएस की 183 धारा में कहा है, बीएनएसएस की 183 धारा में कहा है कि लल्ला वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है, कन्फेशन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। अब जैसे अदालत में जाके मुकर गए, अब मुकर नहीं सकते। ठीक है, ये चीज इसमें ऐड की गई है। ठीक है, सभी आईपीसी धाराओं को बदल दिया गया? नहीं बच्चे, सभी आईपीसी धाराओं को थोड़ी बदला है, उनको बस एक जगह से दूसरी जगह रख दिया गया है। ठीक है, दोष का अनुमान, प्रीअजम्पशन ऑफ गिल्ट हो सकता है सर, ये पहले भी हो सकता था, प्रीअजम्पशन ऑफ गिल्ट जो है पहले भी हो सकता था, अनुमान लगाया जा सकता था। स्क्रैपिंग ऑफ ऑल बेल राइट, क्या बेल के सभी अधिकार खत्म हो गए? अभी तो बताइए 187 के दूसरे क्लॉज के अकॉर्डिंग 60 दिन के अंतर्गत आपको बेल मिल सकती है, अभी तो बताया है, अगर माइनर ऑफेंस है तो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं बच्चा जो नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता जी नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है? जो शेड्यूल होती है ना हमारी, जो बीएनएसएस के अंदर शेड्यूल अनुसूचियां हैं, 2 अनुसूची हैं, उसमें से जो अनुसूची है उसमें ही उल्लेखित है, उसी अनुसूची में उल्लेखित है कि कौन सा अपराध आपका जो है बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, किसमें प्रक्रिया है, किसमें प्रक्रिया नहीं है, ये बताया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस आ गया है। ठीक है, बीएनएस के बारे में आते हैं। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब तक बाबू हम बीएनएसएस देख रहे थे, अभी अपन बीएनएस देख रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पहले आपकी चला करती थी आईपीसी, आईपीसी 1860 में बनी थी। आईपीसी कब बनी थी? 1860 में आपको देखने को मिली थी, और अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलती है बीएनएसएस। ये 25 दिसंबर
2023 को पारित हुआ, 2023 को पारित हुआ। और ये लागू कब से होता है सर जी? लागू कब से होता है? लागू आपको देखने को मिला है 1 जुलाई 2024 से। इसके अंदर आपको 20 भाग देखने को मिलते हैं, 358 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, 20 भाग आपको देखने को मिलते हैं, 20 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और 358 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। 358 सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जोरदार जिसे कहते हैं वो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अब कई बार इसमें समझना कि इसमें पूरा परिवर्तन हमने कैसे किया, क्योंकि बच्चे ये जो बनी थी ना, ये हमारे लॉ कमीशन के द्वारा बनी थी। लॉ कमीशन किसका था सर? ये लॉ कमीशन कब बना था बाबू? ये लॉ कमीशन 1834 में बना था और टीबी मैकॉले ने बनाया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने बनाया था, टीबी मैकॉले ने। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिशर था। तो इस ब्रिटिशर के दिमाग में भी वही उपज थी कि ब्रिटिश जैसी ही चीजों को करूंगा, और इसी वजह से बाद में अब जैसे ये जब स्टार्ट हुआ है तो अब इसके अंदर पूरी तरीके से भारतीय सोच विकसित की गई है। जैसे इसमें पागल शब्द का प्रयोग किया गया था आईपीसी में, अब नहीं है। अब कहा गया है कि जो विकृत चित्त है, जिनका चित्त ठीक काम नहीं करता, चित्त मतलब मन, दिल, ठीक है, दिमाग, चित्त मतलब सोचने समझने की क्षमता ठीक नहीं करती, वो है। ठीक है, ऐसे शब्दों का परिवर्तन है। बहुत सारे ऐसे अपराध है जो पहले अपराध ही नहीं थे। संगठित अपराध है, पहले नहीं थे, अब लाए गए। बच्चों से जबरदस्ती अपराध कराना, वो भी नहीं था, अब लाया गया। ठीक है, और बच्चे, इसमें जेंडर चेंज कर दी गए कि बच्चे का जेंडर नहीं हो सकता है। वो चीज इसमें क्लैरिफाई की गई है। डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते थे, जो धारा 2 का 8 है उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट ऐड किया गया। राइट, तो उस चीज को आप समझिएगा किस तरीके से चीजें की गई हैं। पूछा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने जो है ये रिलेट करता है, किस चीज से रिलेट करता है, किस प्रकार का एक्ट आपको देखने को मिलता है। बहुत ही साधारण सवाल आपके सामने आया है, इसके बारे में आप याद रखना कि सर जी यह एक प्रकार का क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ है, यह एक प्रकार का आपराधिक मूल विधि है। इसमें पता लगता है कि अपराध क्या है और अपराध क्या नहीं है। एक प्रकार से क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ। ठीक है, याद रखना। बीएनएसएस 2023 में एफआईआर को लेकर सबसे बड़ा सुधार क्या है? What is one of the major reform introduced in BNSS 2023 with respect to FIR? ठीक है, सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ है? BNSS की बात कर रहा हूं, वो BNS की बात नहीं कर रहा अपन बात कर रहे हैं BNSS की। एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है। ठीक है, जो हमारा BNS देखने को मिलता है, इसमें बहुत मजबूत एक कॉन्सेप्ट डाल दिया गया। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और चीज, सेक्शन तो मैं बताऊंगा ही, बट कॉन्सेप्ट क्या है? FIR जज द्वारा दर्ज की जाएगी। पुलिस वाले क्या करेंगे फिर? हैं, पुलिस वाले क्या करेंगे? आओ जी बैठो, ये थोड़ी करेंगे पुलिस वाले। ठीक है, एफआईआर जज फिल नहीं करता, जज के पास चार्जशीट पहुंचती है। दूसरा, कुछ अपराधों के लिए ईएफआईआर की अनुमति है, गैर संज्ञेय अपराधों में एफआईआर की जरूरत नहीं है। ये पहले से कॉन्सेप्ट चलता है। गैर जो संज्ञेय अपराध है उसके लिए एनसीआर चलती है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट चलती है, एफआईआर की जरूरत उसमें नहीं लगती। ठीक है, केवल थानों में भौतिक रूप से दर्ज होनी चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है। कुछ अपराधों के लिए ईएफआईआर की अनुमति है, करेक्ट कॉन्सेप्ट है। कुछ अपराधों के लिए ईएफआईआर की अनुमति तक इसमें दी गई है। इवन जीरो एफआईआर भी बताई गई है। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया गया है। क्या बाबू? जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया गया है। किसका? जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी है। जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। अब ये जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान के चलिए, जैसे मैं हूं, वर्तमान में मैं दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा जुरिडिक्शन जो है, मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का मतलब कोई भी अपराध है, यहां मेरे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और यहां पे हुई है, मेरा जुरिडिक्शन लगता है उत्तर प्रदेश, मैं यहीं पे एफआईआर दर्ज करा दूंगा। ठीक है, किसी भी थाने में। ठीक है, या मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी मान के चलिए, हालांकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, पर मेरी गाड़ी, लेट सपोज कि मेरी जो गाड़ी है उत्तर प्रदेश नंबर की है, उसके साथ कोई इशू बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहीं पर एफआईआर दर्ज करा दूंगा, बाद में जाके अपने थाने में दर्ज करा दूंगा। वहां पे वो उसको जीरो एफआईआर के तौर पर रजिस्टर कर लेंगे, और बाद में जब मैं वहां पहुंचूंगा अपने थाने में, तो उसको यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलो। बीएनएसएस के तहत पुलिस हिरासत की कुल अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, चाहे मजिस्ट्रेट बार बार रिमांड दे दे? देखो, अगर हम बात कर सकते हैं, अ पर्सन कैन, पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है? वैसे इनिशियली होती है 15 दिन की। 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है। मतलब पहली बार में पुलिस जाके डिमांड कर सकती है, जी हमें पुलिस कस्टडी इसके अंदर चाहिए, तो इसके अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है। ठीक है, याद रखना। देखो, सीआरपीसी में क्या था कि लिमिट नहीं दी गई थी, पुलिस कस्टडी की लिमिट ही नहीं थी। तो कई बार पुलिस क्या करती थी, बहुत ज्यादा टाइम पुलिस कस्टडी में रख लेती थी, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन,
मतलब लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी पुलिस की पूछताछ वाला जो प्रोसीजर होता है। बट अभी क्या कि अभी उसको दूर कर दिया गया कि अभी अपन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम क्लियर कहेंगे कि पुलिस कस्टडी का जो मैक्सिमम टाइम है वो 15 दिन है। साधारणतः होता है 24 घंटे। 24 घंटे में उसको जुडिशरी के सामने पेश करना है। अब जुडिशरी के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाहे तो वो उसको बेल दे दे, चाहे तो वो उसको कह दे वापस पुलिस कस्टडी में चला जाएगा ये। और पुलिस कस्टडी में जो अधिकतम टाइम हो सकता है वो केवल 15 डेज ही हो सकता है। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 22 है वो भी हमारा यहां पर बचाव करता है। बीएनएसएस के मुकदमे के दौरान गवाह संरक्षण को मजबूत करने का प्रावधान कौन सा है? जो गवाह होते हैं उनको भी बचाना जरूरी होता है। गवाहों के भी कुछ अधिकार आपके होते हैं, उन गवाहों के अधिकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब धारा 353, धारा 356 इसी के लिए होती है। धारा 353, धारा 353, धारा 356। बाबू ये धारा 356 कौन सी है ये भी देख लेना। ये बीएनएसएस की धारा है। तो जो बीएनएसएस की धारा है वो किसके लिए होती है? गवाह संरक्षण के लिए होता है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखते थे, जैसे अमरीश पुरी के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए आ रहा है, वो गवाह अदालत तक पहुंचता ही नहीं था, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी अदालतों में, ये सभी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। चलो तो अभी क्या कर दिया है कि अगर कोई एक ऐसा गवाह है जो अपनी पहचान छिपाना चाहता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और पहचान छिपाने के माध्यम से भी गवाही दे सकता है। पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले बताना पड़ता था। अभी क्या कोई गवाही भी दे देगा और उसको केवल जुडिशरी के सामने गवाही देनी है, उसको पब्लिकली अनाउंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ती कि गवाही किसने दी है। तो कमजोर गवाहों के लिए ऐसा है। तुम थोड़ी कमजोर हो ठीक है, तुम तो दमदार हो। लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में अब संगठित अपराध और छोटा संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध छोटा संगठित अपराध की श्रेणी में आता है? जो अपराध होते हैं इसमें छोटा संगठित अपराध भी होता है, बड़ा संगठित अपराध भी होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अपराध है जो छोटा संगठित अपराध है और बड़ा संगठित अपराध है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। धारा 112 छोटा संगठित अपराध, 113 बड़ा संगठित अपराध। तो धारा बीएनएस की धारा 112 ये है छोटा संगठित अपराध, 113 में बड़ा संगठित अपराध हो जाएगा। लेकिन धारा 112 को आप समझिए किस प्रकार के अपराध को यहां उल्लेखित किया गया है। सर जी 4-5 लोगों ने मिलकर अगर कहीं पे चोरी की है, ये छोटा संगठित अपराध है, ठीक है। थेफ्ट कमिटेड बाय ए गैंग ने कोई थेफ्ट कर ली है, तो ये चीज क्या होता है? छोटा संगठित अपराध है। अगर इस ट्रैफिकिंग की गई, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। ड्रग ऐसा तो है नहीं घर पे लाके उसे कुकड़ी की तरह भून के खा लेंगे, ऐसे तो बात नहीं है। इससे बहुत लंबी लेवल के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है ये एक बड़ा अपराध है, इसमें संगठित लोग ज्यादा होते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी खुद एक बड़ा अपराध है, ये खुद बीएनएस 113 में लगेगा, ठीक है। टेररिस्ट जो होते हैं वो अकेले थोड़ी होते हैं, ठीक है। आके वो जो एक डायलॉग बोल के फट जा रहे होते हैं, भाई साहब बात तो समझिए, टेररिस्ट हैं वो, उनको किसी ने मोटिवेट किया है, किसी ने ट्रेन किया, किसी ने हथियार दिए, बहुत ज्यादा लोग लगे हैं। मर्डर फॉर हायर एक बड़ा अपराध है, मर्डर खुद में एक बड़ा अपराध होता है। इस कारण से ये एक मतलब ये छोटा संगठित अपराध नहीं हो सकता। छोटा संगठित अपराध है छोटी मोटी चोरियां करना, गिरोह बनाकर चोरी करना। आप देखते हो ना कच्छा गैंग, बनियान गैंग, सुना होगा ना, वो वाली चीज। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में तकनीकी बदलावों में से सबसे प्रमुख क्या है? कुछ इसमें टेक्निकल चेंज भी किए गए हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर टेक्निकल चेंज भी किए गए हैं। ये बड़े टेक्निकल चेंजों के बारे में अगर हम बात करें, वो बड़ा टेक्निकल चेंज क्या है मैं बता चुका हूं बाबू। सबसे बड़ा टेक्निकल चेंज EFIR, 0 FIR, ई समन, ठीक है। जैसे समन बताता हूं मैं आपको, समन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल दिखाता हूं, मतलब बस मैं नाम नहीं दिखा सकता, बट मैं समन दिखाता हूं, सरकारी कागज दिखाता हूं। अगर समन मेरे पास पड़े हुए हैं तो पड़े हुए तो कई सारे समन थे यार मेरे पास, है। हाँ, मैं अपना ही उठाता हूँ, पता लगे दूसरे का समन उठा लिया है ये क्या होता है इसमें, मैं सेक्शन, ये समन होते हैं, ये पुलिस वाले भेज रहे होते हैं, ठीक है। इस पे पीछे SHO के साइन लगे हुए होते हैं। ये ई समन है, ठीक है। ये हमारे क्या आता है, ईमेल आया था और उसके बाद फिर हमें प्रिंट आउट कराना था, उसमें सिग्नेचर वगैरह, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वो सब वेरीफाई करके भेजे गए थे, थाने की तरफ से आया हुआ है ये। तो ये होते हैं ई समन। बुलाया जाता है, डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, वहां पे पहुंचना है, ये सब बताया जाता है। EFIR, ई समन, ये पहले नहीं चलते थे, ठीक है। ई वारंट भी आजकल आ गए कि जज को भेज दो कि हाँ भाई साहब के सुबह सुबह भेज दिया तो अपना व्हाट्सएप पे, अरे व्हाट्सएप डिटेल को ना भाई साहब, वारंट जारी कर रखे हैं ये सब चीज की गई है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता, BNS आ गया फिर से, किस उद्देश्य से लाई गई है।
देखो पहले मैं बता चुका हूँ आईपीसी थी, उसमें ब्रिटिश प्रभाव था, कठोरता बहुत अधिक थी, इसमें कहीं पर नरमता लाने की जरूरत थी, कहीं कठोरता लाने की जरूरत थी। तो उसी बेसिस पर अगर हम बात करते हैं कि इसको लेकर आया गया ताकि हम, पूछा क्या है, भारतीय न्याय संहिता जो लाई गई है किसके पार्ट के तौर पर लाई गई है, वॉज इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ विच, ठीक है, व्यक्तिगत कानूनों को, ठीक है, एफर्ट टू कोडिफाई पर्सनल लॉ, भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक और देसी बनाने का प्रयास किया गया है। नई कर नीति है, बिल्कुल नई कर नीति नहीं है। व्यापार समझौता, बिल्कुल नया व्यापार समझौता नहीं है। व्यक्तिगत कानूनों को कॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, या भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक करने के लिए और देसी करने के लिए, ठीक है, टू मॉडर्नाइज एंड डीकोलोनाइज। देखो बच्चे यहाँ देसी शब्द नहीं आएगा, ठीक है, देशी शब्द बहुत गलत इंपैक्ट यहाँ डाल रहा है। मैं खुद इसमें चकरा गया कि देशी शब्द क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे होगा कि भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक करने के लिए देसी शब्द का प्रयोग आप यहाँ ना करें, ठीक है, इसको भारतीय स्वदेशी करने के लिए ये जो टर्म है ये यूज किया गया। चाहो तो कर लो, कोई इशू नहीं है, आप समझ लेना बस। पहले जो थी वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ये जो थी ये हमने खुद बनाई है, अमित शाह जी ने इसको पेश किया है। बीएनएसएस में अब बिना वारंट गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सी जानकारी देना अनिवार्य है। अगर बगैर वारंट गिरफ्तारी की जा रही है तो इसमें पहली तो आर्टिकल 22 आता है कि बगैर वारंट की गिरफ्तारी होती है तो उसको कारण पूछने का अधिकार है और 24 घंटे में उसको कोर्ट में पेशी भी की जानी चाहिए। इस सब के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। सीआरपीसी की जो धारा 50 होती थी वो इस पे काम करती थी और बीएनएस की धारा 33 जो होती थी वो इस पे काम करती है, ठीक है। बीएनएस की जो धारा 33 होती है वो इसके अंतर्गत काम करती है, ठीक है। नहीं, धारा 35 जो बीएनएसएस की धारा 35 होती है वो काम करती है, वही मैं कह रहा था। और सीआरपीसी की धारा कितना काम करती थी? सीआरपीसी की धारा 50 से इस पे काम करती थी। अब बीएनएसएस पे ध्यान रखेंगे तो इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर किसी की गिरफ्तारी इस प्रकार से की जा रही है तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, जमानत का अधिकार बताना पड़ेगा, अगर लागू है तो रीजन बताना पड़ेगा गिरफ्तारी का कारण क्या है। ये तो बच्चे यहाँ आर्टिकल 22 में भी लिखा हुआ है, इसलिए तो मैंने लिखा था, आर्टिकल 22 में भी लिखा है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के परिवार का विवरण कोई जरूरत नहीं है। केस की जानकारी ना, जिले के सभी पुलिस स्टेशन को सूची, ये फॉर्म 10 होता है आपका, ये नहीं भेजना होता, सॉरी फॉर्म 12 होता है आपका, ठीक है। अब ये तुम क्या सोचोगे, जब तुम पुलिस वाले बन जाओगे ना तब पता लगेगा कि तुम्हें ये फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कुछ एसर्टेशन है, उसका कुछ रीजन है। पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 स्वेच्छा से सिद्धांत को बनाए रखती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही क्लासिक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। मान के चलिए आपको पुलिस वाले ने धर दबोचा, पुलिस वाले को आपने कह दिया हाँ जी, क्योंकि पुलिस वाले पीट रहे हैं, जबरदस्ती लठ तोड़ रहे हैं, और आपने कह दिया कि हाँ जी मैंने चोरी करी थी। अब पुलिस वाले ने आपको पीटना बंद कर दिया कि ठीक है, अगर वो वीडियोग्राफी ना करे तब की बात कर रहा हूं, अगर वीडियोग्राफी कर भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदालत में आप पेश होते हैं, आप कह दो कि जो बयान दिया गया था वो मैंने पुलिस के प्रेशर में दिया था, असलियत में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे बहुत बुरी तरह मार रहे थे, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। धारा 23 यही बताती है, स्वेच्छा से सिद्धांत को बनाए रखती है। दिस इज पॉसिबल, ठीक है। आप कोर्ट में जाके नकार सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में जाके नकार सकते हैं। सर उन्होंने अगर वीडियो बना ली तो भी नकार सकते हैं, तो भी चलेगा। तो दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी करता है, करेक्ट है। अगला सवाल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए आपको देखने को मिलता है, जो आपको पहले 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, तो वही आपको देखने को मिलता है कि ये 2023 वाला अधिनियम है। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 से। तो इसी के अंतर्गत आपको बातें पूछी जा रही हैं, इसी के बारे में आपको बातें बतानी है और आप क्लियर तौर पर बताएंगे कि भैया साक्ष्य की प्रमाणिकता की तकनीक पर विशेष बल देता है। यह खास तौर पर किसके लिए प्रासंगिक है? बीएसए ने बहुत नए तरीके की चीजों को बनाया है, जैसे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को मान्यता दे दी। पहले ही मान्यता नहीं मिलती थी, अब ये मान्यता मिलती है। आखिरकार डिजिटल एविडेंस क्या हो सकते हैं? ये आपकी बीएनएस की धारा 2 के 8 में बताया गया है। कोई भी ऐसा एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है और जिसको कभी भी जरूरत पड़ने पर फैच किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पुराने कानून की जगह लेगा? सर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेगा ये, ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं। आईपीसी 1860 था भैया, और इसी के स्थान पर अब क्या आ गया है? इसी के स्थान पर बीएनएस आ गया है 2023, ठीक है, याद रखना। बीएसए 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने में किस बड़े कानून की ढांचा को तालमेल में लाता है? अगर आप देखते हैं कि बीएसए का आधार जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देता है, तो किस अन्य अधिनियम को अपने लिए
प्रयोग में लेकर आता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, इसके बारे में ही आप बताएंगे। सर इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज सच है या नहीं है, इसको जानने के लिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 आया था। ये होते हैं बाबू माइनर एक्ट। माइनर एक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, बाल विवाह अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है, सन 2000 में आया था, वो आपको देखने को मिलता है। वो तालमेल बिठाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, तालमेल बिठाने के लिए जरूरी होता है। इसी की जो जानकारी है उन्हीं को इंटरप्रेट करके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो बीएसए में जोड़े गए। बात ही समझ में, जोरदार। बीएसए 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल साक्ष्य को अदालत में पेश करने के लिए क्या जरूरी है? आपके पास मान के चलिए किसी की वीडियोग्राफी है, या मान के चलिए आपके पास किसी के फोटो है, इमेजेस हैं, अगर आप उनको पेश करना चाहते हैं, एज ए प्रूफ आप उनको पेश करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा? सर जी डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। ये बात कहां लिखी हुई है? ये आईटी एक्ट में लिखी हुई है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। जब आईटी एक्ट मैंने पढ़ाया था उसमें ये चीज मैंने क्लियर तौर पर आपको स्पष्टीकृत की थी कि भैया डिजिटल सिग्नेचर के बगैर आप इसको प्रूफ नहीं बना सकते। तो जी वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए, अकम्पनीड होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर के साथ। सर जी अगर किसी के फोन में वीडियो है तो डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगेगा? भैया उसके डिजिटल ट्रेस मिल जाते हैं जो सिग्नेचर का काम करते हैं। फोटो की डिटेल, अबाउट डिटेल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य भारतीय साक्ष्य कानून को किन क्षेत्रों में उन्नत करना है? बीएसए जो होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एम करता है इंडिया एविडेंस लॉ को एडवांसमेंट करता है। वो किस चीज में एडवांसमेंट करता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आप बताएंगे कि एडवांसमेंट किस तरीके का हुआ है। सर फॉरेंसिक विज्ञान में डिजिटल तकनीक को शामिल किया गया है, ये इसका बेस्ट लेवल का एडवांसमेंट है, यही बीएसए को बेहतर बनाता है, बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कराता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगाएंगे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को किस कानून से प्रतिस्थापित कर दिया गया? ये सवाल आए हुए हैं, रिपीटेड हैं। मैं करा रहा होता, टफ करा रहा होता, ये सवाल लल्लू हैं, ठीक है, क्योंकि पूछे जा चुके हैं। मैंने पूछा कि आईपीसी 1860 को चेंज कर दिया गया, किससे कर दिया गया? सर बीएनएस से चेंज कर दिया गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता से चेंज कर दिया गया। ये 25 दिसंबर को पारित होती है, 1 जुलाई 2024 को लागू होती है, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को चेंज करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये तो लागू ही नहीं हुआ, ये आर्टिकल 44 में डीपीएसपी का हिस्सा है, केवल गोवा और उत्तराखंड में है, गुजरात भी काम कर रहा है, यूपी भी काम कर रहा है इस पे, ठीक है। चलो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस मानता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है प्राइमरी एविडेंस भी हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। अगर मैं सच बताऊं तो सही है, प्राइमरी एविडेंस ही हो सकता है, दैट इज ट्रू फैक्ट। दूसरा, धारा 62 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी सेकेंडरी नहीं माने जाएंगे जब तक प्रिंटेड सर्टिफिकेट साथ ना हो। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है भैया, धारा 62 कुछ कह ही नहीं पा रही है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी सेकेंडरी नहीं माने जाएंगे जब तक कि प्रिंटेड सर्टिफिकेट साथ नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तभी प्राइमरी माने जाएंगे जब इसका डिजिटल सिग्नेचर साथ में है, प्रिंट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही और गलत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिक साक्ष्य डिजिटल आदि को मान्यता देना, ट्रायल में साक्ष्यों की भूमिका को कम करना, केवल भौतिक साक्ष्य को वैध करना, बिना जांच के गुमनाम साक्ष्य की अनुमति नहीं जी। इसमें अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये अच्छा है, ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये अच्छा है, ठीक है। बेसिकली इसको आप क्या कह सकते हैं कि गिव द असर्टेशन टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, गिव द असर्टेशन टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में भी स्वीकार करने की मुख्य शर्त क्या है? वैसे तो जो आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, वैसे तो प्राइमरी भी हो सकते हैं, बट इसको अगर सेकेंडरी बनाया जाना है, अगर आप इसको सेकेंडरी बनाए जा रहे हैं तो सेकेंडरी बनाए जाने की कंडीशन क्या हो सकती है? सर हस्तलिखित तो नोटरी होना चाहिए। नोटरी का मतलब होता है एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट के माध्यम से अगर चलोगे तो प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है। हार्ड ड्राइव कोर्ट में जमा करनी होगी, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेकेंडरी बनाने के लिए। गजट में प्रकाशित होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्टिफिकेट के साथ होने चाहिए, जी हाँ, सर्टिफिकेट होना चाहिए इस चीज का कि हाँ ये रिकॉर्ड आपसे बिलोंग करते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं जो इसको सेकेंडरी बनाने पर इसको मजबूर करते हैं। और ये कहां लिखा हुआ है जी? सर ये बीएनएसएस की धारा 63, बीएसए की धारा 63 में लिखा हुआ है। बीएसए का जो सेक्शन 63 है, इसी का जो सेक्शन 63 है, उसी के अंदर ये लिखा हुआ है। इसी का जो सेक्शन 63 है उसी में लिखा हुआ है। अगला, बीएनएसएस 2023 में
तेज न्याय के लिए कौन सी तकनीक व्यवस्था स्पष्ट रूप से शामिल की गई है? विच टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इन द BNSS 2023 फॉर द फास्टर जस्टिस डिलीवरी? जो न्याय है वो आपको ताबड़तोड़ तरीके से, नए तरीके से आपको मिल जाएगा, फास्टर डिलीवरी के साथ आपको वो न्याय मिल जाएगा। इसके लिए क्या चीज यूज की गई? सवाल पीछे भी आ चुका है। गवाहों के बयान को इलेक्ट्रॉनिकली या वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर रखा जा सकता है। ये बात पहले भी आ चुकी है, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कई अलग अलग शिफ्टों में भी आया है, ठीक है, क्योंकि माइंड में एम चला है, ठीक है, टॉप का टीम चला है, ठीक है। वो समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, वो सोच चुके हैं कि बच्चों को इधर से उधर कर देंगे। अब BNSS में मैंने बताया कौन सा बदलाव लाया गया है। वकील रखने पर प्रतिबंध, बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, प्रोसेस ताकि तेज चले। BSA 2023 के अनुसार मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए? जो मौखिक साक्ष्य है, ठीक है, BSA के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि अगर कोई मौखिक साक्ष्य वाला पर्सन भी आ जाता है, इसके बारे में होना चाहिए। जैसे यार बहुत कॉमन है, लिखा हुआ कहाँ है? BSA धारा 60 में लिखा हुआ है। BSA की जो धारा 60 है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई केस चल रहा है, एक ने कह दी हाँ जी मैं गवाही दे दूंगा, कहेंगे भाई तो दे दे फिर, कि भाई यहीं दे सकूं, कोर्ट में जाके गवाही ना दूं, तो वो ओरल एविडेंस नहीं लग सकते उसके। ओरल एविडेंस, ठीक है, सामने गवाही तभी लग सकती है जब वह अफवाह हो, नहीं सर, केवल अंग्रेजी में हो, नहीं सर, अनुमान पर आधारित हो, नहीं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो और गवाह ने खुद देखा सुना हो, तभी वो लग सकती है। क्या ना अन्ना जी मैंने तो वो सुना था, वो कह रहा था रामपलर कहने लग रहे थे कि उनके घर जब चोरी हुई थी ना तो पड़ोसी भी जाग रहे थे, आपने पड़ोसी को जागते देखा ना जी, रामपली का हुआ था, तो ये नहीं लग सकता। दृश्यम मूवी जो है ना उसमें कई जगह इस प्रकार की चीजों का उल्लंघन किया गया है, ठीक है, वो साक्ष्य के तौर पर नहीं लग सकते। पर नहीं जी, हमने तो मजा आता है दृश्यम देखने में, तो देखो भाई दृश्यम, ठीक है, या थोड़ी बहुत BSA भी देख ले करो। BSA 2023 में किस प्रकार के गवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है? कौन से ऐसे गवाह है जिनको औपचारिक तौर पर मान्यता दी गई है? फोरेंसिक विशेषज्ञ जैसे विशेष गवाह, ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले गवाही नहीं दे सकते थे, अब देख सकते हैं। जैसे आपने CID देखा होगा, तो CID में जो डॉक्टर सालुके हैं आज की डेट में, जैसे अब तो CID बंद हो गया शायद, लेकिन डॉक्टर सालुके जो है उनको विटनेस बनाया जा सकता है। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, इस प्रकार के व्यक्ति को विटनेस नहीं बना सकते थे, लेकिन अब बनाया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। एक्सपर्ट विटनेस आ सकते हैं सच एज फॉरेंसिक एनालिस्ट, ठीक है, पहले नहीं था ऐसा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ना नहीं, ओनली करेक्टर विटनेस नहीं, मैथोलॉजिकल विटनेस नहीं, ठीक है, याद रखना। BSA 2023 सेकेंडरी एविडेंस, फोटोकॉपी, स्कैन आदि के बारे में क्या कहता है? जो आपके सेकेंडरी एविडेंस होते हैं, फोटोकॉपी है, किसी का स्कैन है, इसके बारे में आपका क्या कहता है उसको बताइए। सर सेकेंडरी एविडेंस के लिए BSA की धारा 65 काम करती है, डायरेक्ट एविडेंस के लिए 60 काम करती है, प्राइमरी के लिए 63 काम करती है। तो धारा है 65, धारा 65 इसमें काम करती है। पूछा गया है कि जो सेकेंडरी आपके एविडेंस होते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सेकेंडरी एविडेंस जो होते हैं तभी स्वीकार्य हैं जब मूल दस्तावेज खो गया हो, नष्ट हो गया हो या वैध कारणों से उपलब्ध ना हो। कि जी अमेरिका रह गया तो ये एक लीगल कारण है, वैध कारण है। कि जी हमारा तो जी जैसे कह सकते घर रह गया ये नहीं चलेगा, लेके आओ घर से, ठीक है, वो चीज नहीं चल सकती। इसे केवल रंगीन प्रिंट में ही स्वीकार किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपराधिक मामलों में इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह हमेशा प्राइमरी से बेहतर माना जाता है, बिल्कुल नहीं माना जाता। प्राइमरी होता है, जो BSA 63 में लिखा है वो प्राइमरी होता है। BNS में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम को पहली बार सामान्य दंड संहिता में स्वतंत्र अपराध बनाया गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इनकी परिभाषा कहां दी गई है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, इसको आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कहां आपको देखने को मिलती है। सर ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में परिभाषा दी जाती है 111 में, ठीक है। 111 में बताया जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम आपके किस प्रकार से हो सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। छोटे संगठित अपराध जो होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं वो धारा 112 में बताए गए हैं। और इसी प्रकार से याद रखना, जैसे इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि रेप का केस जो होता है, रेप जो होता है वो कहां पर बताया गया है? सर रेप जो बताया गया है वो BNS 63 के अंदर बताया गया है, BNS 63 के अंदर। सर मानहानि कहां बताई गई है? 356 में बताई गई है। तो ये कुछ मेजर है, ठीक है सर। जैसे आपका होता है गैंग रेप केस बताया गया 64 में। इस तरीके के जो क्राइम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम है, वो आपको यहां देखने को मिलते हैं। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर कहां बताया गया? हाफ मर्डर कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है BNS 109 में बताया गया है। जैसे 109 यहां भी लिखा हुआ है, 109 में क्या बताया गया? अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें बताया गया, किसी की हत्या करने की कोशिश। अटेम्प्ट टू मर्डर आपको लगता है यहां पर 109 में, ठीक है, याद रखना। अगला
बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं, ठीक है, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितने अपराधों के लिए प्रावधान किया गया है, इसमें पनिशमेंट वगैरह के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलो, भाग भी इतने ही है और इतने ही अपराधों के लिए मृत्युदंड भी है। सर धारा है 358, बात होता है खेल खत्म। 20 अपराध इसमें है जिनके लिए मृत्युदंड है और 20 ही इसके अंदर भाग भी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा अच्छा काम हो गया, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बीएनएस में पुरानी आईपीसी की धारा 124 से जो राजद्रोह होता है इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, उसकी जगह क्या प्रावधान रखा गया है भाई जी, 124A जो हुआ करता था आईपीसी में, इसको चेंज कर दिया गया बीएनएस के सेक्शन 152 से, बीएनएस 152 से चेंज कर दिया गया। 7 वर्ष तक की सजा इसमें लग सकती है, 7 वर्ष तक की सजा इसमें हो सकती है। होता क्या है वैसे ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, देश की एकता व अखंडता को भंग करना, ठीक है, ये था ये। अब यहां पर समझ लेना जो 150 होता है, कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि देश की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचे, तो वह आपको देखने को मिलता है सेक्शन 150 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, सेक्शन 150 के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। ओके, बिना परेशानी के इसके बारे में आप याद रखेंगे। कोई समस्या आपको ऐसी होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या ऐसी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखेंगे। मुझे लगता है कोई समस्या होगी, याद रखेंगे। बीएनएस में स्नैचिंग को अलग अपराध बनाया गया है कि जो स्नैचिंग होती है, स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग वगैरह जो होती है, इसको एक अलग से अपराध बनाया गया है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है क्या चीजें आपकी होंगी, ठीक है, क्या चीजें आपकी होंगी, इसको आप समझिएगा। सर करेक्ट आंसर होगा इसका 302, ये स्नैचिंग है, नहीं होनी चाहिए बट स्नैचिंग के बारे में चर्चा की गई है। चैन खींच लेना, ये सब करना, तो इस स्नैचिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, स्नैचिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है। सजा कितनी है, 3 वर्ष तक की सजा इसमें लग सकती है, कितनी, 3 वर्ष तक की सजा इसके अंतर्गत लग सकती है, ठीक है, याद रखना। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 3 वर्ष तक की सजा, 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है, अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस की सजा भी मिल सकती है, अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है, ठीक है, 3 वर्ष तक की सजा। अच्छा, इसमें इसके अलावा और के साथ इसमें केस भी लगता है और जिसको कहा जा सकता है कम्युनिटी सर्विस, कि आपको सामुदायिक सेवा करने के लिए भी कहा जा सकता है, सामुदायिक सेवा करने के लिए भी कहा जा सकता है। किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, हाउस ट्रेसपास करना, 329 हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास जो होता है, ठीक है, ट्रेसपास, इसको बोलते हैं गृह अतिचार, गृह अतिचार भी हो सकता है और गृह अतिचार जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, ये 329 में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर भी सजा का प्रावधान, ठीक है, 5-7 वर्ष इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बलपूर्वक किसी से किसी की संपत्ति को छीनना 304 में आता है, बलपूर्वक किसी से किसी की संपत्ति को छीनना यह आता है 304 में, और यह भी एक प्रकार से स्नैचिंग ही लगता है, लेकिन इसमें आपराधिक शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा किया जाता है, आपराधिक शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा किया जाता है, मतलब अपने आपराधिक बल का प्रयोग करके किसी बड़ी वस्तु को किसी सामने वाले व्यक्ति से छीन लेना। 300 में क्या होता है, इसमें होता है धार्मिक हिंसा को भड़काना, धार्मिक हिंसा भड़काना आपका आता है रिलीजियस एट्रोसिटी या रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस जो वैल्यूज होते हैं, रिलीजियस वैल्यूज को भड़काना आपको देखने को मिलता है, ये अपराध होगा, ये बताया गया है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस कोरस्पॉन्डेंस, आईपीसी सेक्शन 420, आईपीसी का सेक्शन होता था 420 जो धोखाधड़ी का मामला होता था, चोरी धोखाधड़ी, ये मतलब धोखाधड़ी का जो मैटर होता था उसको कहां पर चेंज कर दिया गया है, कहां पर चेंज करके कर दिया गया है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। सर जी टोटल सेक्शन 358 है, 420 तो वैसे भी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर है 318 का 4, यह आईपीसी सेक्शन 420 है। सर 376 हुआ करता था पहले आईपीसी में, आईपीसी में 376 होता था जो आपका होता था रेप भी गैंग रेप, इसको चेंज करके कहां डाल दिया गया है, बीएनएस 64 में डाल दिया गया है, ठीक है, याद रखना, ये भी चीज आप याद रखेंगे। आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए सजा का प्रावधान है, ठीक है, आईपीसी जो सेक्शन है 302, अब ये बीएनएस में कहां पर आ गई है, इसके बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे सर ये आ चुकी है 103 में, ये आ चुकी है 103 में, ठीक है, सजा का प्रावधान हत्या, ठीक है, पनिशमेंट फॉर द मर्डर 103 में है। 109 में आपको मैं बता चुका हूं अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड मामले होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर प्रोविजन, मर्डर रिलेटेड प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं, हत्या करने का प्रयास के प्रावधान देखने को मिलते हैं, ठीक है।
व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग मैरिटल रेप इन द भारतीय न्याय संहिता। मैरिटल रेप जो होते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि विवाह के उपरांत क्या मैरिटल रेप का केस बन सकता है, क्या मैरिटल रेप का केस बन सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है, विवाह हो गया, पत्नी नहीं चाहती संबंध बनाना, पति जबरदस्ती संबंध बनाता है, क्या यह रेप होगा? नहीं होगा। बहुत विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है, अपराध नहीं माना गया है। सर आप इसमें कहां स्टैंड लेते हैं आप इसमें, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इसको अपराध माना जाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है इसका अपराध नहीं माना जाना चाहिए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि इसको अपराध माना जाना चाहिए, मैरिटल रेप को भी अपराध माना जाना चाहिए। रीजन इसका यह है कि जब तक सहमति ना हो, कंसेंट की पॉइंट आ जाता है कि जब तक कंसेंट नहीं है तब तक इस प्रकार का कोई भी कार्य ना किया जाए तो अधिक उचित है, क्योंकि इससे व्यक्ति के जो व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं उसका हनन होता है। भले ही कोई स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, अधिकार तो दोनों के समान ही है, भगवान ने तो दोनों को समान बना के भेजा था। हाँ बायोलॉजिकली अलग अलग है, बट पॉइंट होता है कि भगवान के हिसाब से तो हम दोनों मनुष्य हैं, तो दोनों के अधिकार बराबर रहने चाहिए ना। अगर एक व्यक्ति चाहता दूसरा नहीं चाहता तो कंसेंट नहीं हुई ना, तो ये चीज है। बट जुडिशरी के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो सामने वाले व्यक्ति ने विवाह ही क्यों किया, इस तरीके के भी दावे ठोके जाते हैं, जिस वजह से एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, लेकिन ये अपराध नहीं माना जाता मैरिटल रेप। अगला है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार किसके साथ दंडित किया जा सकता है, इसमें आपसे पूछा गया है। आईपीसी के अनुसार कैसे दंडित उसको किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा आपसे पूछी गई है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा पूछी गई है। देखो ये आईपीसी का क्वेश्चन था, ये भी आ गया था, ठीक है, आईपीसी का क्वेश्चन था, ये भी आपको यहां पर देखने को मिल गया था। धारा सीधा पता लग रहा है 294 में है, और पूछा जाएगा कि सजा कितनी हो सकती है, 3 महीने तक की सजा, कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि आईपीसी का केस है और अभी बीएनएस के केस आ रहे हैं, ठीक है, आईपीसी का केस है, बीएनएस के केस आ रहे हैं, अभी इसके रिगार्डिंग केस आपको नहीं देखने को मिलते, ठीक है, इसके रिगार्डिंग केस आपको नहीं देखने को मिलते। ओके, आगे इससे बेहतर है कि मैं इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता सकता हूं बीएनएस से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि बीएनएस के अंतर्गत अगर हम बात करें कि बीएनएस कहां कहां पे लागू करती है, क्या ये विदेश में लागू करती है, अगर कोई भारतीय वहां कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो लागू करती है। ये बीएनएस 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, जहां इसके विस्तार के बारे में, इसके संक्षिप्त नाम के बारे में जानकारी दी जाती है। जब क्वेश्चन मार्क एक व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तो बीएनएस के तहत इसे डकैती की घटना माना जाता है। डकैती कब होती है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अपराध करते हैं तो वह क्या होता है, एक डकैती है। यह बीएनएस के 310 में उल्लेखित है। बीएनएस के 310 में उल्लेखित है जब 5 या 5 से अधिक लोग किसी सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाकर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो भाई साहब यह डकैती होती है। चोरी करना मृत्यु का भय नहीं होता, डकैती करना जो होता है उसमें मृत्यु का भय सामने वाले को हो जाता है, तभी वो डकैती कहलाती है। डकैती के लिए 5 से अधिक लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, याद रखना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा है, ठीक है, ये क्या बात हुई, के तहत सार्वजनिक उपद्रव के लिए हटाने का दंडादेश पारित किया जाता है। अंडर सेक्शन ऑफ को, ये क्या है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अच्छा वैसे दिया हुआ है, ठीक है, बीएनएस ही लिखना है आपको, बीएनएस की धारा है, बीएनएसएस की धारा, ठीक है, बीएनएसएस की धारा के अनुसार जो पब्लिक ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, रिमूवल के पब्लिक ऑर्डर्स दिए जाते हैं पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, ठीक है, कोई भी ऐसा स्थान था जहां पे सार्वजनिक उपद्रव हो रहा है तो एक जो मजिस्ट्रेट है वो उनको हटने का आदेश दे सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं दोनों तरीके से आंसर बता देता हूं बाबू, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता ये सीआरपीसी का है बीएनएसएस का, मैं दोनों बता देता हूँ, ऑप्शन में भी दोनों है। बीएनएसएस के साथ अगर आप जाएंगे तो ये 152 में है, और अगर आप जाएंगे सीआरपीसी के तहत तो वो 133 में। मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है कि किसी प्रकार का कोई दंगा भड़काने की कोशिश ना की जाए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 40वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपद्रव बीएनएस की धारा किसके अंतर्गत आते हैं, 152 से लेकर 162 के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के मैटर सारे के सारे उल्लेखित किए गए। पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है 152 में बताया गया है, फिर उसकी प्रक्रिया, प्रावधान, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको संभाला जाना, वो सब चीजें लिखी हुई हैं। तो ये हुआ कंप्लीट आपके क्वेश्चंस। अब कुछ समझने वाली बातें, ठीक है, अगर आप बीएनएस, ठीक है, बीएनएसएस, बीएसए पढ़ना चाहते हैं तो समझने वाली बात यह है भैया, ये सभी आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के साथ पढ़ने पड़ेंगे। जब एक एक बार आप पढ़ लोगे तब इन क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। अगर पहली बार आपने इस वीडियो को देखा था तो क्वेश्चंस आपके एकदम ऊपर से गए होंगे, एकदम बाउंसर गए होंगे। ये आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपने एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ लिया हो। वो थ्योरी बहुत जल्दी ही आपको अवेलेबल होगी और बहुत क्लासी तरीके से उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर वो अपलोड किया जाएगा और भौकाल मचाया जाएगा बराबर, ठीक है, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा।
इंडियन पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, ठीक है, पूरी कंप्लीट सब्सटेंशियल लॉ मूल विधि हो, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट आपका हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर, सब कुछ आपका यहीं आएगा। निश्चित तौर पर अब आप आश्वस्त हो जाइए, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में जाने वाली हैं। अब अगली वीडियो बताइए कौन सी आनी चाहिए, क्या आप इंडियन पॉलिटी की, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन इको, ज्योग्राफी, या फिर आपकी मूल विधि की अगली वीडियो भी ला दी जाए, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।